हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो देश चलाने के काम आता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नेहा। तो आज के हमारे जो सोर्सेज और विजुअल नोट्स हैं वो द एनाटॉमी ऑफ द नेशन पर बेस्ड हैं। विशेष रूप से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी को डीकोड करने वाले हैं। राइट सर। और स्टूडेंट्स, इस डीप डाइव का असली लक्ष्य सिर्फ संविधान के भाग 4 या आर्टिकल्स 36 से 51 को रटना नहीं है। हमें शांति और विश्लेषणात्मक ढंग से ये समझना है कि ये तत्व आखिर एक कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट बनाने का सपना कैसे पूरा करते हैं। बिल्कुल सही कहा नेहा। एक इंटरेस्टिंग डिटेल जो हमारे सोर्स नोट्स के मैप में दिखाई गई है वो इसकी ओरिजिन स्टोरी है। अरे ये प्रिंसिपल्स अचानक हवा से नहीं आए। हाँ, इनका ओरिजिनल सोर्स तो स्पेन का संविधान था ना सर। एग्जैक्टली। वहां से ये आयरलैंड के संविधान में गए और भारत ने इन्हें आयरलैंड से अपनाया। एग्जाम्स के लिए ये याद रखना कि भारत के लिए प्राइमरी सोर्स आयरलैंड है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तो इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। वही ना, क्योंकि ये सिर्फ कानून नहीं, एक मॉरल कंपस है। सही पकड़ा। तो दोस्तों चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक कोट का हथौड़ा है जिसे गेबल कहते हैं और उस पर एक बड़ा सा लाल क्रॉस यानी एक्स बना हुआ है। हाँ सर, मुझे यहाँ एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी दिख रहा है जिसमें आर्टिकल 370 हाईलाइट किया गया है। इस अलर्ट का सीधा मतलब है कि ये डीएसपी गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसेबल। हाँ, और ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पहले तो आर्टिकल 36 वही स्टेट या राज्य की परिभाषा देता है जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 में है। लेकिन आर्टिकल 37 कहता है कि अगर सरकार इन प्रिंसिपल्स को लागू नहीं करती तो आप उन्हें कोर्ट में नहीं घसीट सकते। मतलब उन पर कोई कानूनी बाध्यता यानी लीगल कंपल्शन नहीं है, ये सिर्फ सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों? देखो, 1947 में जब देश आजाद हुआ हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि सबको एक साथ सब कुछ दे सकें। सर, यहाँ नोट्स में केटी शाह का एक बहुत ही प्रभावशाली कोट दिया है जो रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा था, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की मर्जी पर है। क्या बात है! ऐसे कोट सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जी सर, इसलिए स्टूडेंट्स को इसे याद रखना चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल है उसमें एक तराजू दिखाया गया है जो अलग अलग वेट्स को बैलेंस कर रहा है। ये दिखाता है कि एक कल्याणकारी राज्य की नींव क्या है। सर, यहाँ भी एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है जिसमें आर्टिकल 38 और 39 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ब्लिंक हो रहे हैं। आर्टिकल 38 3 तरह के न्याय पर आधारित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हाँ, और इसमें एक एडिशन भी है, आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2, जिसे 44th अमेंडमेंट 1978 के जरिए मोरारजी देसाई सरकार ने जोड़ा था। इसका लक्ष्य था इनकम और सुविधाओं की असमानता को कम करना। आय की असमानता कम करना बहुत जरूरी है सर। और इसी से जुड़ा है आर्टिकल 39 जो संसाधनों के सही बंटवारे की बात करता है। आर्टिकल 39B संसाधनों के उचित वितरण के बारे में है और 39C धन के संकेंद्रण मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकता है। और इसमें एक क्रूशल कॉन्स्टिट्यूशनल इंसाइट छुपी है नेहा। हाँ सर, वो क्या है? वो ये कि आर्टिकल 39B और C को फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 और 19 पर प्राथमिकता दी गई है, मतलब प्रेसिडेंस दिया गया है। ओ, मतलब अगर सरकार प्रॉपर्टी का कॉन्सेंट्रेशन रोकने के लिए कोई लॉ बनाए तो उसे आर्टिकल 14 या 19 के वायलेशन पर स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। और दोस्तों, आर्टिकल 39 में ही एक आसान सा उदाहरण भी है, आर्टिकल 39D, समान कार्य के लिए समान वेतन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। सही बात है। अब बिल्डिंग अ वेलफेयर स्टेट की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ओके सर। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो फिर से कोट का हथौड़ा है, पर इस बार उस पर एक चमकता हुआ फ्री लिखा रिबन बंधा है और उसके ठीक बगल में एक विशाल 3D बरगद का पेड़ है। सर, मैं बताऊं यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या है? हाँ नेहा, बताओ दोस्तों को। यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में आर्टिकल 39A और आर्टिकल 40 हाईलाइट हो रहे हैं। फ्री रिबन का सीधा कनेक्शन आर्टिकल 39A से है, मुफ्त कानूनी सहायता। और इसे संविधान में कब जोड़ा गया?
इसे 42nd अमेंडमेंट 1976 के जरिए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जोड़ा गया था, ताकि गरीबी के कारण कोई भी न्याय से वंचित ना रहे। बिल्कुल। और इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आज हम ग्राउंड रियलिटी में देखते हैं। इसके लिए नालसा एक्ट 1987 बनाया गया था। राइट सर। और वो जो 3D बरगद का पेड़ है, वो सत्ता के विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन को दर्शाता है। आर्टिकल 40। हाँ, ये भारत के नक्शे में बनी एक बरगद के पेड़ की तस्वीर है, जो ग्राम पंचायतों के संगठन और शक्ति को जमीनी स्तर पर लाने का प्रतीक है। ये एक प्रमुख गांधीवादी सिद्धांत है ना सर, क्योंकि गांधी जी हमेशा ग्राम स्वराज की बात करते थे। एग्जैक्टली नेहा। और इस आइडियोलॉजी को आखिरकार 73rd अमेंडमेंट 1992 के जरिए संवैधानिक दर्जा मिल गया। जो पहले सिर्फ डीएसपी था, वो अब एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन था। सर, वेलफेयर इन एक्शन के बारे में और क्या-क्या प्रोविजंस हैं? वही हमारी नेक्स्ट थीम है। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल है, उसमें कुछ फैक्ट्री के गियर घूम रहे हैं और एक मेडिकल क्रॉस के साथ मैटरनिटी रिलीफ का प्रतीक बना है। सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स काफी बड़ा है। इसमें MG एनर्जिया और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जैसी स्कीम्स लिंक की गई हैं। सही पकड़ा। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार देता है। ये एक समाजवादी प्रकृति का प्रिंसिपल है। बुढ़ापा, बीमारी और बेरोजगारी में सरकारी सहायता सीधे MG NRGA से जुड़ता है और वृद्धावस्था सहायता NSAP यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की पेंशन योजना से जुड़ती है। देखो दोस्तों, कैसे DPSP प्रैक्टिकली लागू होते हैं। अब उस मैटरनिटी सिंबल पर आते हैं जो आर्टिकल 42 को दर्शाता है। आर्टिकल 42 जो मानवोचित दशाओं मतलब ह्यूमन वर्क कंडीशंस और प्रसूति सहायता की बात करता है। हाँ, और नोट्स का स्पेसिफिक डेटा ये हाईलाइट करता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जिसे 2017 में अमेंड किया गया, उसके तहत महिलाओं के लिए 26 हफ्तों के पेड लीव का प्रावधान है। 26 वीक्स, ये एग्जाम के लिए जरूरी फैक्ट है। और वो फैक्ट्री के गियर्स क्या दर्शाते हैं सर? वो श्रमिक और सहकारी समितियों को दर्शाते हैं। आर्टिकल 43 की सीरीज। आर्टिकल 43 कहता है कि निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। उसमें अमेंडमेंट्स भी तो हुए हैं बाद में। बिल्कुल। आर्टिकल 43A, जिसे 42वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया, उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी तय करता है। और आर्टिकल 43B 97th अमेंडमेंट 2011 से आया, जो सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव्स के गठन की बात करता है। ये सारे पॉइंट एकदम कनेक्टेड है। समाजवादी सोच और ग्राउंड रियलिटी का परफेक्ट मिक्स। सही बात है। अब आते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो आजकल बहुत न्यूज में रहते हैं। पर सुनो, चलो अब अगली स्लाइड पर चलने से पहले एक न्यूट्रल डिस्क्लेमर दे दूं। हाँ, ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगले कुछ टॉपिक्स जैसे UCC, आरक्षण और शराबबंदी पॉलिटिकली थोड़े सेंसिटिव हैं। मैं और नेहा दोनों स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल सोर्स मटेरियल में दी गई जानकारी को एकदम इम्पार्शियल तरीके से आप सब तक पहुंचा रहे हैं, स्ट्रिक्टली फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है, उसमें 3 चीजें हैं। एक बड़ा सा तराजू जो सबके लिए समान कानून दिखा रहा है, बच्चों की एक 3D ग्रेजुएशन कैप और एक 3D मिल्क बॉटल जो न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में आर्टिकल 44, 45, 46 और 47 को एक साथ दिखाया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, UCC का मतलब है सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और विरासत का एक समान कानून। सोर्स नोट्स के मुताबिक गोवा में ये पुर्तगाली समय से लागू है और उत्तराखंड में इसका बिल पारित हो चुका है। ये सीधा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है। अब वो 3D ग्रेजुएशन कैप मतलब आर्टिकल 45 बाल शिक्षा। राइट। इसमें एक बड़ा कैच है दोस्तों, ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए है। क्योंकि पहले इसमें 6 से 14 साल के बच्चे थे ना सर। एग्जैक्टली। फिर 86वां अमेंडमेंट 2002 ने 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को यहां से हटाकर आर्टिकल 21A में शिफ्ट कर दिया, जो अब एक फंडामेंटल राइट है। ये रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था। और आर्टिकल 46 कमजोर वर्गों का उत्थान, उसका क्या लिंक है? नोट्स का रेफरेंस बताता है कि कैसे SC, ST और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हित का ध्यान रखा गया इस आर्टिकल में। ओह, तभी शायद 103rd अमेंडमेंट जो EWS आरक्षण लाया, उसका संवैधानिक आधार कहीं ना कहीं यही आर्टिकल बनता है। तुम्हारा एनालिसिस बहुत शार्प है नेहा।
अब आखिरी 3D ऑब्जेक्ट इस स्लाइड का मिल्क बॉटल। आर्टिकल 47। ये लोक स्वास्थ्य और पोषाहार की बात करता है, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हाँ, और इसी वजह से मिड डे मील जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं। और ध्यान देना, इसमें एक और हिस्सा है हानिकारक नशीले पदार्थों और शराब पर रोक लगाने की बात, जैसा कि बिहार और गुजरात में किया गया है। बिल्कुल सही उदाहरण। तो दोस्तों, अब हम इस फ्रेमवर्क के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये मेरी फेवरेट स्लाइड लग रही है सर। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट हैं वो काफी सुंदर हैं। एक 3D टाइगर और पेड़, एक 3D मिनिएचर ताजमहल, एक बड़ा सा तराजू जिस पर 50-50 लिखा है, और एक उड़ता हुआ सफेद कबूतर। सर यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स चारों आर्टिकल्स 48 से 51 को हाईलाइट कर रहा है। 3D टाइगर मतलब आर्टिकल 48 और 48A। सही पकड़ा। आर्टिकल 48 कृषि आधुनिकीकरण और गौवध निषेध की बात करता है, वहीं आर्टिकल 48A पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करता है। और रेड बॉक्स में लिखा है कि इसे 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, जिसका रियल वर्ल्ड लिंक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। सुपर्ब। अब वो 3D ताजमहल वाला विजुअल डिकोड करो। वो धरोहर के लिए है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण राज्य की बाध्यता है। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, किसी को याद है? SI। बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं उस 50-50 वाले तराजू पर। ये सोर्स नोट्स की एक बड़ी मजेदार मेमोरी ट्रिक है। आर्टिकल 50 मतलब 50-50। हाँ, 50-50 यानी शक्तियों का बंटवारा। हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी का पृथक्करण, ताकि दोनों अपने अपने दायरे में रहकर स्वतंत्र रूप से काम करें। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का यही तो आधार है। बिल्कुल नया। और आखिरी विजुअल, वो उड़ता हुआ सफेद कबूतर। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। राइट। ये आखिरी आर्टिकल भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। पंचशील, गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट और इंटरनेशनल विवादों का मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन से निपटारा, ये सब इसी से प्रेरित हैं। तो सर, अगर हम इस पूरे डीप डाइव को एक साथ सिंथेसाइज करें तो कैसा दिखेगा? तुम्हें बताओ नहीं है, नोट्स क्या कहते हैं इसके बारे में? तो दोस्तों, इन सभी आर्टिकल्स को हम 3 विचारधाराओं में बांट सकते हैं। पहला, समाजवादी, जो आर्थिक न्याय जैसा कि इक्वल पे और आर्टिकल 38, 39, 41 में दिखता है। सही है। और दूसरा है गांधीवादी विचारधारा, जिसमें ग्राम पंचायत का आर्टिकल 40, कुटीर उद्योग और नशाबंदी जैसे आर्टिकल्स आते हैं। और तीसरा है उदारवादी या लिबरल, जिसमें यूसीसी, पर्यावरण, शांति और जुडिशरी का सेपरेशन शामिल है। ये तो एकदम परफेक्ट क्लासिफिकेशन है। इन्हीं 3 पिलर्स पर हमारा डीएसपी खड़ा है। और इसी के साथ हमारा आखिरी विजुअल, जिसे मिनर्वा मिल्स केस 1980 से जोड़ा गया है। देखो, इस आखिरी स्लाइड पर एक बड़ा सा 3D रथ है, जिसके 2 पहिए हैं। रथ के 2 पहिए, एक पहिया फंडामेंटल राइट्स और दूसरा डीएसपी। एग्जैक्टली। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि एक कल्याणकारी राज्य का सपना तभी पूरा होगा जब इन दोनों पहियों में संतुलन मतलब बैलेंस होगा। दोनों बराबर हैं, कोई कम या ज्यादा नहीं। लेकिन सर, इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मेरे पास एक प्रोवोकेटिव थॉट है जो सोर्स मटेरियल की कोर फिलॉसफी पर बेस्ड है। हाँ, जरूर पूछो। एक गहरा सवाल हमेशा अच्छा होता है। दोस्तों, आप भी सोचना इस बारे में। संविधान निर्माताओं ने इन नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित इसलिए बनाया था क्योंकि उस वक्त नए आजाद हुए देश के पास इन सब को एक साथ लागू करने के संसाधन नहीं थे। सही बात है, हमने कीटी शाह का कोड भी देखा था। हाँ, तो सवाल ये है कि आज जब देश की इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाले हैं, तो क्या वक्त आ गया है कि इनमें से कुछ नैतिक जिम्मेदारियों को आम नागरिकों के ठोस कानूनी फंडामेंटल राइट्स में बदल दिया जाए? क्या बात है नया। क्या काम का अधिकार या हेल्थ का अधिकार अब एनफोर्स नहीं किया जा सकता? ये एक ऐसी बहस है जिस पर आगे और रिसर्च की जा सकती है। ये सच में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आगे की रिसर्च के लिए। दोस्तों, इस सवाल को अपने दिमाग में जरूर रखना और खुद भी इस पर पढ़ना। तो इसके साथ हमारी द एनाटॉमी ऑफ द नेशन की ये चर्चा यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है आज के विजुअल्स और एग्जाम अलर्ट्स आपके बहुत काम आएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय। बाय एवरीवन, कीप स्टडिंग।